हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो इकोनॉमिक्स का रहेगा। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पालमपुर गांव की कहानी इकोनॉमिक्स चैप्टर में है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ये वाला हमारा, ठीक है। और टर्म 1 के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या, हम उन बातों पे चर्चा कर लेते हैं और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, इस पालमपुर गांव की कहानी बेसिकली जो है 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें हम बात कर लेंगे, हम जो पढ़ेंगे इसका परिचय पढ़ेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 में इसमें आते हैं आपके उत्पादन का जो संगठन होता है, मतलब कि जो भी आपके प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन फैक्टर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। जो उत्पादन है, ठीक है ना, उत्पादन का जो संगठन है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे इसके अंदर कृषि कार्य। ये देखना कृषि कार्य क्या है। ये कृषि कार्य के हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली पालमपुर गांव की कहानी में जो कृषि कार्य है वो कौन कौन से कृषि कार्य हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। और जो चौथा पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में आपका वो रहेगा गैर कृषि कार्य, ठीक है। जो आपके गैर कृषि कार्य हैं उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के पूरे पालमपुर गांव की कहानी हम 4 चीज़ों पर अध्ययन करेंगे। पूरा चैप्टर इसी 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। परिचय ज़्यादा नहीं है, परिचय बहुत सिंपल चीज़ है। आपके बाद इसके अंदर आपको बता रहा कि पालमपुर गांव क्या है, कहाँ बसा है, तो इसके बारे में बता। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो उत्पादन का जो संगठन होते हैं वो इस पालमपुर गांव में कौन कौन से उत्पादन के संगठन है, जो मेन फैक्टर्स हैं। और ये बेसिकली आपको कहानी के जरिए ही समझाने की कोशिश की है। बेसिक जो मेन कंसेप्ट है और जो फैक्टर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किस चीज़ों पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंड करती है, किस चीज़ पे वो स्थिर होती है, उसके अंदर चर्चा करनी बेसिकली। दूसरा कृषि कार्य क्या होते हैं, हम दूसरी है कि पालमपुर विलेज को लेकर कृषि कार्य के बारे में चर्चा कर ली। बेसिकली ये किसी पालमपुर गांव की कहानी ऑल ओवर भारत में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उन सब में कौन कौन से कृषि कार्य होते हैं उन पे चर्चा की जाती है। और गैर कृषि कार्य कौन से, उस पर चर्चा करेंगे। तो बस ये आपकी जो कहानी है सिर्फ एक ये जरिया है आपको इन तीनों चीज़ों को समझाने का कि बेसिकली इन तीनों चीज़ें होती क्या हैं, और जो कि हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसका नाम है पालमपुर गाँव की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे चलते हैं। जैसे कि अभी इसमें लिखा है अवलोकन है कि ये, दूसरी बात बता दूं, ये कोई गांव जो है, जो पालमपुर है बेसिकली काल्पनिक गांव है। देखो ये यहाँ लिखा है ये काल्पनिक गांव है, कोई हकीकत में ये लाई नहीं करता किसी भी भारत में, सिर्फ एक इमेजिनरी नाम दे दिया है इसको, ठीक है। लेकिन अब किसी गांव की कहानी लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई केस कर सकता है इस चीज़ को लेकर, इसलिए काल्पनिक गांव बना दिया। लेकिन सिचुएशन वही प्रैक्टिकल है, वही वास्तविकता सिचुएशन इसमें दे रखी है, ठीक है। तो कहता है कि और पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं हम, उत्पादन के जो उद्देश्य हैं उनके हम बात करेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। कहता है कि पालमपुर गांव में जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, खेती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो पालमपुर गांव है उसका मुख्य क्रिया क्या है, तो इसका 1 वर्ड में आंसर रहेगा खेती है, कृषि कार्य है, ठीक है। और जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी है, परिवहन है सीमित स्तर पर की जाती है, मतलब एक लिमिटेड एडिशन में की जाती है। और इन उत्पादन क्रियाओं के लिए भिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से संसाधन होते हैं, देखो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन की जरूरत होती है, मानव निर्मित वस्तु की जरूरत होती है, मानव प्रयास, मानव इफेक्ट, जो ह्यूमन इफेक्ट्स लगाते हैं अपने, उसकी जरूरत है। उसके बाद जरूरत करते हैं मुद्रा की, जब तक बिना मुद्रा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कह रहा है कि पालमपुर गाँव में से हमें विदित होगा कि गाँव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए भिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। इसमें हम कहानी में जब चर्चा करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ जिसका नाम है परिचय। तो पालमपुर गांव के एक परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ब्रीफ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कि कहते हैं कि पालमपुर आसपास के जो गांव है वो कस्बों को भली भांति जुड़ा हुआ है, मतलब इसके बीच में आसपास कस्बे हैं, गांव है। आपके जो गांव होंगे उनके पास भी छोटे छोटे गांव होंगे और मेन जो कस्बा होगा जिसे टाउन कहते हैं वो जुड़ा होगा। और एक बड़ा गाँव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है। और प्रत्येक मौसम में यहाँ सड़क गांव को रायगंज से जोड़ती है और आगे निकट छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है।
ठीक है। और इस सड़क पर जो गुड़ और अन्य वस्तु से लदी बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर कई वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है आदि देखे जा सकते हैं। तो मतलब रोड भी अच्छे खासे बने हुए, मतलब कनेक्टिविटी पालमपुर गांव की आसपास की जगह से अच्छी खासी बनी है। इससे एक मतलब निकलता है कि जो सड़क है वहाँ पे, जो सड़क परिवहन है वो अच्छा है, मतलब जो सड़क है यहाँ पे वो जुड़ी हुई है कहाँ से, अन्य गाँव से, है ना। तो आप ले सकते हैं जो सड़क परिवहन है वो अच्छा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो ये पॉइंट हो गया। इसके आगे चलते हैं। कहता है कि इस गांव में जो भिन्न जातियां हो, जातियों मतलब जो भी कास्ट लेकिन लिख दिया इसमें, वैसे जाति को मेंशन करना नहीं चाहिए था क्योंकि अब जो हमारा भारत बदल रहा है, ठीक है। तो लगभग कहता है 400 परिवार रहते हैं, ठीक है। और अधिकांश जो भूमि में स्वामी हैं, जो बड़ी जाति के लोग हैं, उनका अधिकार जिसके 80 परिवार हैं और उनके मकान हैं जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट सीमेंट से बने हुए हैं। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, मतलब जो नीची जाति कहा जाए, दलित वर्ग कहा जा रहा है इनमें, कि उन लोगों की जो संख्या है वो गांव की कुल जनसंख्या के 1/3, मतलब आप समझ सकते हैं यदि गांव की जनसंख्या 100 है तो 75 इनकी संख्या है, ये समझ लीजिए, ठीक है। 1/3 का मतलब ये हो गया। और कहते हुए गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं और जिनमें कुछ मिट्टी के हैं और कुछ फूस से बने हुए आदि हैं, जबकि बड़े जो लोग हैं उनकी ईंट सीमेंट के बने हुए हैं, ठीक है। अधिकांश घरों में बिजली है, खेतों में सभी जो है खेतों में जो सभी नलकूप बिजली से चलते हैं, ठीक है। और बिजली से चलते हैं सारे, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। और इसका उपयोग भिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। जो पालमपुर में जो 2 प्राथमिक विद्यालय, कितने प्राथमिक विद्यालय पूछा जा सकता है, ठीक है। ये परिचय बता रहे हैं पालमपुर का, ध्यान रखें। 2 प्राथमिक विद्यालय, पहला सड़क की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे जो रिहाइश है उनकी बात कर ली हमने, बिजली की बात कर ली, जो सिंचाई है उसमें बिजली से होती है, नलकूप लग गया। तीसरा कि पालमपुर गाँव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है, ध्यान रख लेना, ये पूछा है, ठीक है। और गांव में एक राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी, एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, ध्यान रखना। एक निजी औषधालय मतलब एक निजी हॉस्पिटल भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ये पालमपुर गांव का बेसिकली परिचय है। तो आप इस परिचय से भलीभांति अवगत हो गए होंगे। एक करते हैं, आगे चलते हैं कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। मतलब एक तरह से कहते हैं पालमपुर गाँव जो है एक विकसित गाँव कह सकते हैं इसका, क्योंकि देखो इसमें सड़क परिवहन दुरुस्त है, ठीक है, बिजली है, सिंचाई के लिए सुविधा है, विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, पर्याप्त विकसित तंत्र है, मतलब एक तरह से विकसित तंत्र मतलब। तो पालमपुर गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए, मतलब जो भी आपके गांव है उनसे विचार करना है कि क्या आपके गाँव में भी सारी चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी यदि मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ सकता हूँ, जैसे कि क्या वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य विद्यालय तो लिखा है, तो ये एक चर्चा का विषय है कि क्या वहाँ पे सफाई होती है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे सफाई नहीं होती है, ठीक है। आप गलियों में चले जाइए, नालियाँ सड़क से बहती हैं, तो जो घर का कचरा है वो सिर्फ नालियों में बहता है, घर के बाहर रहता है, तो क्या वहाँ पे सफाई है। चलो स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे सफाई है, ये वाली बात है। दूसरी बात कि ये बिजली है तो क्या वो कितने घंटे आती है, क्या उसकी सप्लाई जो उसकी पूर्ति है पूरी की जा रही है जिससे कि सिंचाई की जा सकती है, ठीक है। क्या घरों में जो पानी वो उनका काम किया जा सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। तो जरूरी नहीं है कि देखो इन सब चीज़ें लिख दिया कि जो गांव बहुत विकसित है, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। और दूसरी बात कि आसपास की चलो टाउन है, वहाँ से चलो आप व्यापार कर सकते हो, सामान ला सकते हो, आसपास में जो कस्बे बसे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो सफाई की बात कर ली, क्या बिजली की पूर्ति सही ढंग से हो रही है, इस पर चर्चा कर सकते हैं हम थोड़ा सा, ये एक अच्छा विषय है, ठीक है ना। विद्यालय, क्या विद्यालय में जो शिक्षा है क्या वो सही ढंग से दी जा रही नहीं दी जा रही, विद्यालय में जो योजनाएं चलती हैं क्या वो लागू हो रही है नहीं हो रही, इन सारी बातों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में भिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। बस ये बेसिकली जो कहानी है किसके बारे में बता रही है, जो एक्टिविटीज है कहानियों के बारे में बता रही है, ठीक है। चलिए, कहता है कि जो उत्पादन की गतिविधियां हैं वो 2 प्रकार की होती है, गैर कृषि होती है, गैर कृषि क्रिया हो गई, ठीक है ना, कहा जाता है। अब देखो इसमें अब कृषि क्रिया क्या होती है देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के गांव में खेती उत्पादन का प्रमुख गतिविधि है, मतलब जो कृषि है वो प्रमुख गतिविधि है भारत के अंदर। देखो अभी रिलेट कर दे इसको, है ना, पालमपुर गांव से भारत में रिलेट कर दिया, ठीक है। और जो अन्य उत्पादन की गतिविधियों में उनमें गैर कृषि क्रिया कहते हैं, जो खेती से संबंधित ही नहीं है, ठीक है। उनमें क्या क्या आ जाता है देख लेते हैं।
लघु विनिर्माण, लघु विनिर्माण का मतलब होता है कि आप कोई भी छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं, जैसे वेल्डिंग की दुकान है, ठीक है, कारपेंटर की दुकान है, ठीक है, तो इस तरीके से हम, जैसे कि जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, ये विनिर्माण, छोटा से एक फैक्ट्री लगा ली किसी ने, ईंट उद्योग लगा लिया, तो ये सारी चीज़ें गैर कृषि क्रिया में आ गई। परिवहन है, ठीक है ना, आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गैर कृषि क्रिया में। दुकानदारी पे आप बैठे हैं, ये भी गैर कृषि क्रिया। ऐसे अन्य चीज़ें हो सकती हैं, वो भी गैर कृषि क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। और भी आप जोड़ सकते हैं। अब कैसे, क्या जोड़ सकते हैं आप इसके अंदर की, मैंने अभी बताया कि आप डेयरी फार्मिंग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन खेती तो है नहीं, वो गैर कृषि क्रिया है, ठीक है। और दुकान पे आप बैठेंगे, पंचर की दुकान लगा रहे हैं आप, ठीक है, आप परचूने की दुकान है आपकी, या फिर गुड़ बनाने की फैक्ट्री है, छोटे लघु परिवार में, ये सारी गैर कृषि क्रियाओं के अंदर आते हैं। तो कह रहा है कि हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे, ठीक है। अभी विचार करने के लिए कह रहा है, अभी टाइम है, तो विचार कैसे करेंगे हम आगे चलते हैं जब तक, ठीक है। और जो देखिए, अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि यह जो तथ्य आंशिक रूप से गिलबर्ट एटीन के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक गांव से है। अब देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई इधर निकल के, ठीक है ना, ये आप समझना। कह रहा है कि ये जो सारी कहानी, जो मैंने कहा था ना कि देखो पालमपुर जो है काल्पनिक गांव गए, ठीक है, लेकिन जो क्रियाएं वास्तविकता है। तो जो ये एक जो आर्थिक रूप से एक हमारे ये बता रहे गिलबर्ट एटीन है, जो अर्थशास्त्री है, ये इन्होंने क्या करा है कि जो उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है, उसका जो एक जिला है बुलंदशहर, बहुत फेमस जगह है, ठीक है ना। और इस गांव में, जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके गांव में, वहाँ उन्होंने इसका शोध किया, अध्ययन किया। अध्ययन मतलब केस स्टडी करिए, ठीक है ना, केस स्टडी किया। उनके केस स्टडी पे ये सारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो उनके केस स्टडी पे बेस्ड है कि गांव में क्या क्या चीज है, लेकिन एक्चुअल गांव का नाम नहीं है। जो गांव का नाम पालमपुर है वो एक काल्पनिक गांव है, ध्यान रख लेना, ठीक है। एक्चुअल में कहीं है ही नहीं, लेकिन हाँ, ये पालमपुर जो गांव है, ये रिलेट किससे कर सकते हैं आप, बुलंदशहर के गांव से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो कहानी इसमें है वो सिर्फ किसके, बुलंदशहर के एक गांव की कहानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने कहा था कि परिचय के बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन का संगठन, ठीक है। ये नंबर 2 पॉइंट पे आ गया, उत्पादन का संगठन आपका। अब उत्पादन का जो संगठन है वो क्या क्या होता है, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम, मैं बहुत अभी ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत ब्रीफ समझाता हूँ ताकि हम इजीली समझ जाएं। कहता है कि हम उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है इसमें भूमि, देखो साफ भूमि इधर। दूसरा हमें श्रम की जरूरत है, ठीक है। और तीसरा हमें भौतिक पूंजी की जरूरत है। और चौथा हमें मानवीय पूंजी की जरूरत है, ठीक है ना, मानवीय पूंजी की जरूरत है हमें, ठीक है। ये 4th पॉइंट है आपका। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 आपका ये मानवीय पूंजी। इन 4 चीजों की आवश्यकता है जिन पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए। कोई भी आप फैक्ट्री लगा लीजिए छोटा सा, उसको चलाने के लिए आपको इन 4 चीजों की आवश्यकता ही होगी। यदि मान लीजिए आपके पास लेबर है और आपके पास भौतिक पूंजी भी है और मानवीय पूंजी भी है, लेकिन आपके पास भूमि नहीं है, तो आप कोई भी संगठन नहीं चला सकते, ठीक है। यदि आपके पास भूमि है लेकिन आपके पास लेबर नहीं है, तब भी काम नहीं कर सकते। आपके पास सपोज लेबर है, लैंड है, दोनों चीजें, लेकिन भौतिक पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है ना, तो भी काम नहीं कर सकते। आपके पास सपोज तीनों चीजें लेकिन मानवीय पूंजी नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तब भी आप काम नहीं कर सकते, कोई संगठन वो काम नहीं कर सकता। तो कोई भी संगठन के अच्छी तरह से कार्य करने के लिए इन चीज़ों की एक हमें ज़रूरत होती ही होती है, ठीक है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, आप इसके बारे में लिख सकते हैं डिटेल में कि पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल की जरूरत है, वन की जरूरत है, खनिज की जरूरत है, ठीक है ना, हमें जल भी चाहिए, ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। दूसरा कहता है श्रम, लेबर की जरूरत है, जो लोग काम करेंगे, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य करेंगे, तो जैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मी है तो उनकी जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने की जरूरत होती है, ठीक है। कोई मेंटली वर्क कर रहा है, कोई फिजिकली वर्क कर रहा है, शारीरिक रूप से श्रम दे रहा है, दूसरा मानसिक रूप से श्रम दे रहा है। तो प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रमदान प्रदान करता है, जिसकी एवज में उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है ना। तीसरी पूंजी, देखो भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह से आगत हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी मदें आती हैं। भौतिक पूंजी समझना, बहुत जो फिजिकल है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, आप समझना चीज़ों को। भौतिक पूंजी के अंदर 2 भागों में बांट सकते हैं हम, एक तो स्थायी पूंजी है, ठीक है, और दूसरा आपका है
कार्यशील पूंजी। ठीक है, ये दो तरीके हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, जो इस भौतिक पूंजी में और देखते हैं अभी क्या, औजार है, मशीन है, भवन है। भाई बिल्डिंग बनाएंगे, बिना बिल्डिंग के क्या आप तो खुले में थोड़ी ना काम कर लोगे। ठीक है ना, मशीन की जरूरत पड़ी किसी चीज का उत्पादन करते, औजार चाहिए। कह रहा औजारों और तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजारों जैसे किसान के हल की बात करते हैं, से लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। किस में आते हैं, औजारों और मशीनों में आते हैं। कहता है कि औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। ये नहीं कि तुमने आज सेटअप लगा दिया, तो मकान बना लिया, मशीन ला के खड़ी कर दी तो सिर्फ वो कुछ महीने के लिए, एक दिन के लिए काम करेगा। ये लॉन्ग टर्म काम करता है। लॉन्ग टर्म मीन्स ये लंबे समय तक के लिए काम, कई वर्षों तक के लिए काम करता है। ये जो औजार, जो आपकी जो स्थायी पूंजी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं एक तरीके से। स्थायी पूंजी मतलब स्टेबिलिटी आ गई, ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, कहता है दूसरा पॉइंट है कच्चा माल, नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। भाई रॉ मटेरियल तो चाहिए, बिना रॉ मटेरियल काम होगा नहीं। ठीक है ना, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत, कपास कहाँ से लाओगे, कॉटन कहाँ से लाओगे, खेतों से मिलेगा। कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी रॉ मटेरियल है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने की जरूरत, माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, पैसा भी चाहिए, नगद मुद्रा आ गई इधर। ठीक है ना, तो ये सारी जो कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रियाओं के दौरान समाप्त हो जाती हैं। कहता है कि औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न, ये चीजें भिन्न है। क्यों, क्योंकि उत्पादन क्रिया के दौरान चीजें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जबकि पे जो औजार मशीन है वो समाप्त नहीं होती है, कई वर्षों तक प्रयोग की जाती है। इन दोनों में यही अंतर है। पूछ सकता है आंसर आपसे, ठीक है, पूछ डिफरेंस पूछ सकता है, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लेगा, अंतर याद होना चाहिए। ठीक है, चौथी जो आवश्यकता एक है वो क्या है, आपको स्वयं उपभोग हेतु, मतलब हम ह्यूमन, मानव के स्वयं उपयोगी बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि। भाई अब चीजें, सब चीज बन गई, यहां तक तो चीजें बन के, तो प्रोडक्ट हमारा बन के सेट हो गया, लेकिन उसे मार्केटिंग कौन करेगा, बेचेगा कौन, सेल कौन करेगा भाई, उसके लिए चाहिए हम स्वयं, मार्केटिंग के लिए बिक्री हेतु चाहिए बंदे, है ना। तो श्रम, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के योग बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे हम मानव पूंजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, ह्यूमन कैपिटल के नेक्स्ट चैप्टर में हम कर लेंगे। ठीक है, चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। भाई देखो ये श्रम है, आप उसमें कई चीज़ों की पहचान कर सकते हो। देखिए भाई, ये लेबर क्लास लगी हुई है, ये मशीन्स हो गई, औजार हो गए। ठीक है, अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री जुड़ी हुई है, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या भूमि है, श्रम है और स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी आपकी मशीन हो गई, ठीक है, ये आपकी मशीन है, स्थायी पूंजी हो गई। ठीक है, ये लेबर काम कर रही है, श्रम हो गया, और ये जिस पे काम चल रही है लैंड होगी, भूमि होगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कहता है उत्पादन, जो भी कोई प्रोडक्शन है, भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिससे उत्पादक के कारक कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा उत्पादक के कारक क्या होते हैं, इनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इसे कहते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दीज आर दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और कहता है कि सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, सुविधा के लिए। अब भौतिक पूंजी मतलब आप समझे, मैंने भौतिक पूंजी के बारे में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों बता दिए। ठीक है ना, चलिए पालमपुर में खेती। अब जो यहाँ पे चीज़ें आ रही है निकल के, अब चीज़ें ध्यान देना, ये अब हमारा जो लास्ट तीसरा टॉपिक था कृषि कार्य था ना, ये वही चीज़ आ रही है एक तरीके। हमारा कृषि कार्य आ रहा है इसमें, तो कृषि कार्य में चर्चा करते हैं अब। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले कृषि कार्य में भूमि स्थिर है। भूमि क्या है, स्थिर है। भूमि चलती नहीं है, इधर उधर घूमती नहीं, जहाँ भूमि स्टेबल है वहीं रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। ठीक है ना, जो भूमि है
पालमपुर में कहता है कि खेती उत्पादन का प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों के हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। मतलब ये खेतों में काम करेंगे तो इनको अच्छा फील होता है, उसी से उनका जो ज्ञान है वही बढ़ा। लेकिन वो फैक्ट्री में भेज दो तो उनको उसकी नॉलेज नहीं है, उन्हें सीखना पड़ेगा। उन्होंने खेती कर रखी है पहले से, तो खेती इजीली कर सकते, वो इनके हितों में ही है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कि वो क्या कठिनाई है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मतलब प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तु स्थिर होती है। जो भूमि क्षेत्र है वो क्या होती है, स्थिर होती है। वही वो मूवमेंटेबल नहीं है, वो स्थिर रहेगी, ठीक है ना। मतलब इसको ना बढ़ाया जा सकता है ना इसको घटाया जा सकता है। जो जितना है वैसे, ये बोलो हम तो बढ़ा लेंगे खरीद के, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, आप उस भूमि को नहीं बना सकते हो, आप किसी वस्तु को बना सकते हो। बिकॉज जो लैंड, जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो क्या है, नेचुरल है, एक तरह से है ना, प्राकृतिक रिसोर्स है। कहता है कि सन 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। बल्कि पे अब ये ध्यान रख लेना, जहाँ विस्तार की बात है एक चर्चा में कर लेता हूँ। जबकि जो भूमि क्षेत्र है जो कृषि के लिए है, जो खेती के लिए, बल्कि उसका विस्तार नहीं, बल्कि वो उसका क्या बोलते हैं, उन्मूलन हो चुका है। मतलब उसको कम कर दिया गया है। आप देखना कई तरह से। उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ तो उत्तर प्रदेश में अभी तो इतना डेवलपमेंट चल रहा है। 2000 योगी राज की बात कर लेते हैं तो बहुत डेवलपमेंट चल रहा था। मैं किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर, जो लैंड है हमारी, कृषि योग्य जो भूमि है, वो उसको बदल दिया गया है। किसमें, डेवलपमेंट कर दे, मतलब विकास कर दिया। अब देखो हाँ, एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो कृषि योग्य भूमि थी उसको एक्वायर किया गया, उसी के ऊपर बनेगा। और तो जमीन हमारे पास अलग से आएगी नहीं, हम उसको बना तो सकते नहीं है, ठीक है। तो जो कृषि योग्य भूमि है वो इन सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो कृषि योग्य जो भूमि है उसका विस्तार नहीं हो रहा, बल्कि वो उसका जो है कमी हो रही है। और यही कमी एक दिन, ध्यान रखना, भविष्य में आने वाले में एक संकट का कारण बन सकती है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करें, किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में। कह रहा हूँ, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले क्या था, अब मैं थोड़ा ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात कर लूँ तो आप पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश, जो हमारे जब देश गुलाम था, तो उन्होंने कई सारे जंगलों को क्या कर दिया था, काटा था। क्यों काटा था, ताकि वो कृषि योग्य भूमि बन सके, है ना। उन्होंने जंगल साफ कर दिए, तब भी नुकसान था प्राकृतिक संसाधन हमारे, तब भी जंगल कटे बेचारे। और कृषि के लिए बढ़ाया, क्यों, ताकि उन्हें टैक्स मिल सके। अब टैक्स मिलेगा तो उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो रेवेन्यू तो वो बढ़ेगा। अब क्या है, अब ये कृषि योग्य भूमि क्या हो रही है, काट रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं। मतलब भाई कम तो हो ही रही है ना, ये कृषि योग्य भूमि क्या हो रही है, कम हो रही है। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो, प्राकृतिक संसाधन का ही हो रहा है ना, ये चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब ये पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो भूमि मापने की इकाई को कहते हैं हेक्टेयर में मापी जाती है। मतलब भूमि को हेक्टेयर में नापा जाता है, ठीक है। यदि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो आपकी जमीन है उसको बीघा में नापा जाता है। बोलते हैं हमारे पास 2 बीघा है, 3 बीघा, 4 बीघा है, बीघा में भी नापा जाता है। कहीं कहीं गुट्ठा या गट्ठा भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। ये इकाइयाँ, ये क्षेत्रीय इकाइयाँ, ये क्या है, क्षेत्रीय इकाइयाँ। आपसे पूछा जा सकता है बीघा गुट्ठा क्या है, क्षेत्रीय इकाइयाँ। लेकिन जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर है। आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जाना, वहाँ बीघा गट्ठे की बात नहीं की जाती, वहाँ सीधे हेक्टेयर की बात की जाती है कि इतने लैंड हेक्टेयर पे हम ये निर्माण कर रहे हैं। आप देख लेना, अभी कोई भी नई चीज़ का निर्माण हो, सर्च करना, वो हेक्टेयर में नापी जाती है। कहता है कि 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो 100 मीटर जो भुजा वाला जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। अब बोलोगे सर 1 हेक्टेयर कैसे निकालें, भाई देखो वर्ग कह रहा, वर्ग मतलब क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है ना। स्क्वायर होता है तो 100 मीटर की भुजा एक की, दूसरे की 100 मीटर होगी, साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है ना, कर लो तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। तो 10,000 स्क्वायर मीटर जो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, ये 1 हेक्टेयर के बराबर है, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर के बराबर है, ये ऐसे निकाल सकते हैं।
क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्रफल की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? भैया एक बहुत बड़ा हो जाएगा ये। अब इसे कन्वर्ट करोगे दूसरी चीज़ों में तो मीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, छोटा नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? देखो क्या आगे, एक ही भूमि है, क्या उससे अधिक पैदावार की जा सकती है? कृषि कार्य में चल रहा अभी हमारा। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, कहाँ पे? पालमपुर गांव में। ये मत सोचना कहाँ, यहाँ का मतलब है पालमपुर, ठीक है। पालमपुर में जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के एक गांव की तरह लगता है। देखो इसमें लिखा है लगता है, जबकि वास्तविकता अभी मैंने पढ़ी थी कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिला है, उसी के एक गांव का ये केस स्टडी पर पूरा बेस्ड है चैप्टर, ठीक है ना। कहता है कि पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, ठीक है। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भाई जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है वो व्यक्ति जानता होगा कि जो ज्वार और बाजरे चीज़ें हैं, कि कई सारी चीज़ें जो खरीफ फसलें हैं उसमें पशुओं के चारे के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है ना। उनके चारे के लिए चाहिए ना, ज्वार चाहिए, ज्वार काट के अब जानवरों को खिलाते हैं, अब इंसान तो खाएगा नहीं। बाजरा भी खाया जाता है, बाजरा तो रख लेते हैं ऊपर का, जो नीचे का पोर्शन तो उनको खिलाया जाता है। इसके बाद कहता है अक्टूबर से सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। भाई आलू की बुवाई हो जाती है। और सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूं उगाए जाते हैं। अब देखो, अब देखना कि खेतों में गेहूं उग जाते हैं। अब कटने का मौसम आ जाता है, जब अप्रैल चलता है आपका स्टार्टिंग सेशन चलता है, जब आपका इस सेशन के दौरान जब भी आप देखते हैं अप्रैल मई तक गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। और उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के लिए रखा शेष गेहूं को रायगंज की मंडी में बेच दिया जाता है, ठीक है ना, अन्य मंडियों में बेच दिया जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। ये पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पालमपुर गांव के लोग अलग अलग, पालमपुर ना लगा तो किसी भी खेती का हिसाब लगा सकते हो। एग्रीकल्चर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें किस आधार पर पैदा कर सकता है? कारण बताइए, क्वेश्चन हो गया ना। एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करता है, किस प्रकार से कर सकता है? कारण बताइए। कारण लिख सकते हैं कि वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ बिजली आती रहती है, ठीक है ना, उसका जो सिंचाई पद्धति बदल गई है, बिजली आ रही है तो सिंचाई अच्छी खासी होगी, ठीक है ना। और उसके पास मशीन औजार है, इसलिए भी कर सकते हैं। तो एक खेती में टाइम लग, बैलगाड़ी से करेगा समय लगेगा, तो उसके पास आधुनिक मशीन है। कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में क्या की जा सकती है? सिंचाई की जा सकती है, ठीक है ना। तो प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, पर जल्दी किसान ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। भाई सरकार से सबको पानी मिलने में टाइम लगता था, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या अपने खेतों में ही अपने जो निजी नलकूप लगा लिए, जिससे कि वो अपने खेतों की सिंचाई करते थे। 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी, ठीक है ना। भारत के सभी गांव में एक उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं है। देखो अभी अरे सभी गांव में नहीं है, अभी ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये सिंचाई की सुविधा है, इसलिए वहाँ पर ही हरित क्रांति हुई थी सर्वप्रथम, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो उत्पादन है वो ज़्यादा अधिक हो गया था, ठीक है ना। कहता नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त पठारी क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण के पठार में सिंचाई कम होती है। आज कुल कृषि क्षेत्र में 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। देश में खेती मुख्य पर वर्षा पर निर्भर, जो शेष बचे हैं उन पे, मतलब जो 60% जो खेत हैं हमारे, वो किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। कह रहा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? आंसर आपका क्या रहेगा ये देख लेना, ठीक है। कहता कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने
को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब एक ही लैंड है, एक ही ज़मीन है, आप उसी लैंड पे, जैसे कि यहाँ पे पालमपुर गांव के इसमें बताया था कि एक ही ज़मीन पे कितना, बाकी जो दूसरा हिस्सा रहता है उस पर वो गन्ने की खेती करते हैं साल में। तो अभी बताते हैं इन्होंने कि खरीफ फसल है, रबी फसल है, इन सबको करते हैं, कौन से महीने में करते हैं ये भी बताया उसमें, ठीक है। ये साल में करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी फसल प्रणाली को हम क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें तो पैदा करते ही हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो मतलब बहुविध फसल प्रणाली तो हो ही गया ऑटोमेटिकली। चलिए, गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू। देखिए, संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र, जुताई के जो क्षेत्र है मिलियन हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। पहले 132, 186, 86, 190, 190, 194, 2001, एक अभी 2016-17 में लेके इसे कितना कर दिया है, 200, ठीक है ना। अंतिम गणना कब हुई थी जुताई क्षेत्र में, 2016-17 में, देख सकते हैं यहाँ बता रहा आपको, है ना, 200 करेक्ट हो चुका है। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2020 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसान के कल्याण विभाग से ये डाटा लिया गया, ठीक है ना। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपको सारणी भरनी, आपको दिखाना है कि कौन कौन सी फसलें आपके गाँव में होती है, ठीक है ना। आप देखने एक जमीन के टुकड़े उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज देखो, ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा। कहता है कि आपने देखा कि एक जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका है बहुविध फसल प्रणाली, एक जमीन में एक से अधिक खेती करो। दूसरा तरीका क्या है भाई, कि अधिक उत्पादन के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करो, ठीक है ना। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेतों में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें बदल गई। कब बदल गई, जब हरित क्रांति आई 1960 में। उसके बाद किसका प्रयोग किया जाने लगा, HYV बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, ध्यान रख लेना। जो परंपरागत बीज उसमें कम सिंचाई लगती थी, और जो अब नई बीज है उसको सिंचाई अधिक लग रही है। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता, राख का ही प्रयोग किया जाता था। यह सब किसान के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। पहले का जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा कॉस्टली नहीं था, ठीक है ना, ये जो था खर्चीला नहीं था। तो हरित क्रांति जब आई 1960 के दशक में, क्या हुआ कि जो तरीके थे अंतर, दूसरा तरीका, ये डिफ्रेंशिएट है दोनों के बीच में, है ना। तो भारतीय किसानों को अधिक उपज HY बीज का इस्तेमाल करने लगे सिंचाई के लिए। जब उन्होंने सिंचाई की जरूरत पड़ी तो नलकूप लगाए अपने पर्सनल, है ना, ठीक है ना। गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HY बीजों को से अधिक पौधे से ज़्यादा अनाज पैदा होता था, ठीक है ना। जो HYV सीड्स हैं उनसे जो दाने हैं, एक पौधे में जो दाने हैं वो अधिक दाने निकलते थे, ठीक है ना। और जबकि जो परंपरागत बीज हैं उनमें दाने कम निकलते थे। तो HYV जो अनाज, गेहूं कर लो, चावल कर लो, उसी से उत्पादन इंक्रीज होता है, ठीक है ना। मान लो कि जो परंपरागत बीज है उसमें से 4 दाने निकल रहे हैं बस, है ना, और जो HYV बीज है उसमें से कम 16-20 दाने निकलते, तो ऑटोमेटिकली उत्पादन इंक्रीज हो जाएगा ना अपना, ठीक है। तो कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। सेम लैंड, सेम सब कुछ, लेकिन जब हरित क्रांति आई तो HY बीज का इस्तेमाल किया गया, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, और जो सिंचाई के जो साधन थे, पहले कम वर्षा की जरूरत थी, अब सिंचाई के लिए नलकूप लगा ली, सिंचाई भी मिल रही है। इससे क्या हुआ कि जो उत्पादन है उस पर इफेक्ट पड़ा, और हमारा जो भारत का उत्पादन है वो बढ़ गया, ठीक है ना। चलिए, कहता है कि यदि उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। मतलब इसे ये चीज़ें क्या खर्चीली है, कॉस्टली है, और जो परंपरा की जो खेती अपनी ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है वो कॉस्टली नहीं है,
ठीक है ना। उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव हो सकता है। अदरवाइज ये जो आधुनिक जो खेती है, जो हरित क्रांति के बाद की जो खेती है, वो इससे संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। कहता भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप लगवाए, HYV बीजों का इस्तेमाल किया, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, फसल गहने के लिए मशीन खरीदने, जुताई और कटाई के लिए काम में तेज कर दिया, और इससे इन्होंने गेहूं के ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। ठीक है। कहता कि पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, तो वहीं HYV से 3200। आप देख सकते हैं कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है ना। कहता प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा बच गई। जो पहले ट्रेडिशनल थी, इसमें से 1300 किलोग्राम में से क्या बेचेगा, क्या खाएगा, मान के चलो। ठीक है ना। अब वो मान लो कि 1000 अपने पास रखेगा साल भर के लिए, तो चाहिए कम से कम उसे, भाई सीजन के अकॉर्डिंग खेती होगी ना। अब क्या हुआ, 3200 के मान लो 1000 उसे चाहिए, अब 3200 हो रहा है तो कितना बेचेगा, 2200 बेच देगा ना अब तो ये जो 2200 से जो पैसा मिलेगा वो उसको आमदनी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। लेकिन अब ये चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, अब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग किसानों को उनकी उपज का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, भाई पानी है, बिजली का बिल है, खेती में जो उर्वरक चीज़ें ला रहे हैं, HYV ला रहे हैं, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई के लिए नलकूप लगवा रहे हैं। आजकल जो नलकूप लगते हैं वो भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में लगते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो किसान के पास इतनी उपज मिल नहीं रही और उनको ये सारा खर्चा वहन करना पड़ता है। ठीक है। चलिए, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, इसकी बात करें, पढ़ते हैं। कहता है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल है। इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है, बिल्कुल है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के संकेत मिलता है कि खेतों में आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग क्या है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति का कारण उर्वरकों का अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो चुकी है, फर्टिलिटी। अब इससे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति हरित क्रांति के बाद जो हमने चीज़ों का प्रयोग किया है, क्या जो HYV जो उर्वरक का इस्तेमाल करें, क्या इससे प्रॉफिट है, क्या इसका डीमेरिट है। आपसे ये पूछा हरित क्रांति के मेरिट और डीमेरिट बताइए, गुण और अवगुण बताइए, तो यही पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो अभी गुण की बात हमने कर ली, लेकिन थोड़ा अवगुण की बात कर लेते हैं। अवगुण क्या है इसमें, पहला कि जो कहता है कि उर्वरक हैं उनका अधिक प्रयोग किया जाता है, उससे क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके अलावा कि नलकूपों की सिंचाई के कारण जो भूमि का जल स्तर है वो कम हो गया है, जल स्तर क्या हो गया उनका, वो कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता, भूमि जल पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते ना, 100 सालों में बनते, 100 साल से कई अधिक सालों में बनते हैं, वो कई हजार साल लग जाते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनः जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमारे पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। ये क्या है, डीमेरिट है। ठीक है ना। किसकी है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, है ना, दोष लिख सकते हैं आप इसको, ये दोष किसके हैं, हरित क्रांति के दोष है। चलिए, चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका थोड़ा साइज छोटा करता हूँ ताकि हमें ज़्यादा चीज़ दिखाई दे। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा कि पालमपुर में 450 परिवार लोग रहते हैं, है ना। तो ये दुर्गा जो कहता है कि खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के पर्याप्त भूमि नहीं है। ये दुर्भाग्य के 450 जो परिवार रहते हैं, लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवार में 240 परिवार है जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम
क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। एक कहानी दे रखी 1960 में कृषक गोविंद के पास इतनी भूमि थी। हम कहानी में ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, इसीलिए हम आगे चलते हैं। कहता है कि गांव के चारों तरफ बिखरे हुए भूमि के छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इन क्षेत्रों पर किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले बड़े किसान 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। ये 1.5 में चित्र में देख सकते हैं। 1.5 चित्र का है, आप ये देख सकते हैं। ये 1.5 का जो चित्र दे रखा है ये आपको बता रखा है कि भाई किसके पास कितनी लैंड है, कितनी ज़मीन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि खेतों में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक और परंपरागत विधियों में फसलों की जुताई। 2 तरीके से चीजें हैं, ठीक है। एक आधुनिक दिखा रखा है, एक पारंपरिक तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, ये दोनों चीजें देखिए। यहाँ पे खेती कर रहे हैं, बैल से कर रहा है, यहाँ ट्रैक्टर से कर रहा है, यहाँ उर्वरक छिड़काव कर रहा है, यहाँ हाथों से किया जा रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद कहता है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। ये हम देखते हैं। सीमांत में छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम है। ये थोड़ा विलेज का दे रखा है। कृषक क्षेत्र कृषकों का वितरण कर रखा है। उसी पालमपुर गांव के लिए चर्चा का एक छोटा सा है। ठीक है ना, तो हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। कहता है भूमि के पश्चात हम बात करें श्रम का, और उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, बिल्कुल है, पढ़ा हमने। खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना आवश्यक होता है और छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती की आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले बड़े किसान अपने खेतों में काम स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे श्रमिकों से किराए पर वो काम कराते हैं। ठीक है, और कहता खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं, ठीक है ना, या बहुत छोटे प्लॉट्स में खेती करने वाले परिवार से होते हैं, क्योंकि अपना काम खत्म किया तो श्रमिक की जरूरत है, वैसे दूसरी जगह चले जाते हैं। तो खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसान उनके द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में मिल सकती है। ठीक है, श्रमिकों को भोजन मिल भी सकता है। मजदूरों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, फसल से एक फसल दूसरी फसल, और खेतों में एक दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होते हैं। रोजगार की अवधि भी काफ़ी भिन्न होती है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। ठीक है ना, पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है डाला की। इसकी कहानी दे रखी है ऊपर, ये डाला देख सकते हैं। कहानी आप पढ़ लेना, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, चैप्टर बहुत बन जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, कहता कि इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढना रहना पड़ता है, लगातार काम ढूंढ रहा है। और सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये तय किया गया मार्च 2019 में। मतलब यदि कोई खेतों में काम करेगा तो उसे दैनिक जो खेती कृषि कार्य में काम करने वाले श्रमिक का दैनिक जो भत्ता रहेगा वो कितना रहेगा, 300 रुपये रहेगा। ठीक है, ये 2019 का डाटा है। कहता कि लेकिन डाला को तो मात्र 160 रुपये मिलते हैं। भाई 160 रुपये बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है, आजकल कोई नहीं लेता, ये सब डिटेल खराब है। ठीक है, तो इतना लोगों को गुमराह नहीं करना हमें, चीज़ें बदल चुकी हैं। इस जो 300 रुपये तो गवर्नमेंट ने तय किए, लगभग मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात करें वर्तमान की तो लगभग 500 रुपये से कम कोई श्रमिक नहीं लेता आज के दौर में। ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, आपके गांव खुद स्वयं भी होंगे, यदि हाँ कुछ ज़्यादा पिछड़ा गांव रहा तो वहाँ पे ले सकता है 300 रुपये। लेकिन यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, इन साइडों में लगभग 500 रुपये आपका खेतों में जो काम करने वाले श्रमिक उनकी एक दिन की झाड़ी है। ठीक है, तो ये 160 रुपये तो बहुत पुरानी कहानी है, यदि आपसे 10 साल पुरानी किताब में देखें तब ये मिल जाएगा। चलिए, कहता पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत। हाँ, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन आज का दौर तो खत्म हो चुका भाई, कि अब तो ऐसा है ना, खेतिहर जो श्रमिक है उनमें प्रतिस्पर्धा ज़्यादा, बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं है उनके अंदर, बल्कि वे आज का जो दौर है बहुत उल्टा हो चुका है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही।
आप किताब में जो लिखा हम वही चीज़ कल्पनाओं में खो जाते हैं, उसको ना प्रैक्टिकल बात करें। तो आजकल जो खेतों में जो श्रमिक हैं वो बहुत कम बचे हैं, ये ध्यान रख लेना, श्रमिक है ही नहीं। अब गांव में मुश्किल से 1 या 2 3 4 हद मार के आपको 10 श्रमिक मिल जाएंगे, और 10 श्रमिक के लिए कम से कम वहाँ पे खेत बहुत अधिक हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई अब। तो कम वेतन वाली बात जो है वो तो बिल्कुल मैं नकारता हूँ। आज के दौर में कम वेतन पे कोई काम नहीं करता, क्योंकि जो अधिकतर जो जनसंख्या है वो पलायन कर चुकी है। कहाँ पर? शहर में। शहर में पलायन कर गए, इसका मतलब ये है कि गांव में जो श्रमिक है वो श्रमिक गांव में अब नहीं बचे हैं, तो उसका जो वेतन है वो क्या है, वो बढ़ चुका है, वो वेतन बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 300 रुपये कर दिया है, तो जब श्रमिक ही नहीं है गाँव में तो वेतन ऑलरेडी 500-600 हो सकता है। ठीक है, चलिए। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूंजी पे चर्चा कर लेते हैं। क्या आप पहले देख चुके हैं कि खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मैं खर्चीली बताया था, जो आधुनिक जो खेती है, मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न फार्मिंग है, ट्रेडिशनल से ज़्यादा ही कॉस्टली है। अतः किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक, अधिकांश छोटे किसानों के पास पूंजी व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से लेते हैं, जाहिर सी बात। ऐसे कर्जे पर ब्याज बहुत अधिक ऊंची दर की होती है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। भाई देखो, जीना है, करना है, कर्ज लिया और लोन भी ज़्यादा है। आजकल तो साहूकार लिख दिया, बड़े किसान लिख दिए। क्या बैंक आपको नहीं देती? अब बैंक से ले लो। ये साहूकार और ये बड़े बड़े चीज़ों को किसानों को करते हैं। हर कोई व्यक्ति आजकल कमाने के लिए बैठा है। आज का दौर 21वीं सदी है और मॉडर्न भारत विकसित की तरफ चल रहा है, और अभी भी किताब में वही चीज़ लिख रहे हैं। हमारा देश अब पिछड़ा कहाँ रह गया भाई, मुझे बताइए ना। ये 2023-24 का कंटेंट है, इसमें ये बता रहे हैं कि ये किसान क्या हैं, छोटे और बड़े साहूकारों से क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं, और कर्जा इतना महंगा होता है। बैंक कौन सा सस्ता कर्जा दे रही भाई? आप 2 लाख रुपए ले लीजिए बैंक से, आपका पीछा छोड़ जाए बैंक, गाली गलौच अलग करते हैं। कम से कम साहूकार और बड़े किसान आपसे रहम करके दोबारा लोन तो दे देते हैं। यदि आपने एक बार बैंक से लोन ले लिया, क्या बैंक आपको दोबारा देगी? पहले बोलते पहला अपना लोन क्लियर करो, उसके बाद दोबारा लोन मिलेगा। लेकिन साहूकार और किसान बोलते हैं साहब परेशानी समस्या है, तो वो आपको दोबारा एक बार के लोन दे सकते हैं, लेकिन बैंक आपको दोबारा लोन नहीं देगी। बोलेगी पहला जो प्रीवियस है उसे चुकाओ, उसके बाद ही मिलेगा लोन। ठीक है, तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं भाई। अब इन चीज़ों को ये जो किताबों में जिस हिसाब से लिख रहे हैं, मुझे हाँ आप समझा सकते हैं, लेकिन आधुनिकता के बारे में समझाइए। जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को नहीं समझाता आजकल ना। कविता की कहानी जोड़ दिया, चलो हटाओ इसे, क्योंकि इन कहानियों पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करो, लेकिन थोड़ा चीज़ों को देखो, क्रिटिसिज्म करना सीखो, थोड़ा सा सोचो, विचार कीजिए। जो किताब में लिखा है वो वास्तविकता ही है क्या, वो विचार करना एक अहम पहलू है हमारे लिए। कहता कि छोटे किसानों के विपरीत मंझोले बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। वे इस तरह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। तरीका बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो पूरी कहानी दे दी भाई इन्होंने। अधिशेष कृषि उत्पादन में बिक्री। मैं इसमें बहुत सिंपल सा फंड आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा ये आप पढ़ेंगे इतना नहीं है। मैं इसमें सिंपल फंडा बताता हूँ आपको, बहुत प्रैक्टिकल ही है, मैं इसमें बताता हूँ। इसके बाद हम गैर कृषि क्रियाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप ये समझ लिए अधिशेष किसे कहते हैं, पहले अधिशेष समझिए। माना कि एक किसान ने 1000 किलो गेहूँ उगाए। ठीक है, 1000 किलो, वैसे तो 3200 हो गए थे। मैं थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी 3200 बता रहे थे ना लगभग, मान के चलते हैं कि 32,000 मान लेते हैं केजी। ठीक है, या हाँ 32,000 केजी उसने उगाया। उसका जो साल का जो खर्च है, यदि वो अपने लिए गेहूँ बचा के रखता है, ये गेहूँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अधिशेष का अर्थ बता रहा हूँ, अधिशेष किसे कहते हैं। तो उसने साल में, यदि इसमें 32,000 का है, तो साल में से सिर्फ जो लाख खर्च हो रहा है इसका अनाज अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो 10,000 है ना। बचा कितना भाई?
सिंपल फंड है। 32 लिए 10 खर्च कर दिए तो 22,000 केजी बचा इसके पास, ठीक है। अब ये जो 22,000 केजी जो बचा वो क्या उसे खाएगा? नहीं खाएगा। ये जो 22,000 रुपये बचा ये अधिशेष है, ठीक है। अब इसको बेच गया, जब जो पैसे कमाएगा, जो भी उसकी पूंजी लगी है वो सारी चीज़ इसमें निकाल लेगा। तो मतलब जो भी एग्रीकल्चर में इसका फंडा लगा है, ये सिंपल सा अधिशेष कृषि उत्पादन की बिक्री। अब इन 2200 केजी जो गेहूँ है इनको क्या करेगा? वो बिक्री कर देगा, इनसे अनाज कमाएगा। और कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि किसान, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट एक एमएसपी लागू करते, एमएसपी करते हैं। एमएसपी तो अभी भी फिक्स प्राइस है, लेकिन वो कह रहे हैं लागू कर दें। कहते हैं कि जब भी फसल बोई जाती है, ठीक है, उससे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, जो रेट है, ठीक है, फसल के रेट वो तय कर देती है, ठीक है ना। आपने जैसे सर्दी आती है तो सरसों का रेट तय कर दिया, गेहूं की कटाई होगी तो गेहूं का रेट खेती पहले ही तय कर दी होंगी पिछले साल ही, ठीक है। तो उस यदि तय रेट पे आप बेच सकते हैं, उसके लिए आपको एक प्रोसेस होता है पूरा जरिया कि आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। अपनी फसल का कितने हेक्टेयर भूमि पे आप खेती करें वो सब ब्यौरा आपको देना पड़ता है। उसके बाद जब आपका उत्पादन हो जाता है, आपकी जो अधिशेष बचता है, आप उसे गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, जो रेट गवर्नमेंट ने तय किया उस रेट पर, ठीक है। यही पूरी इस 7वें टॉपिक में कहानी है, ठीक है। क्या था कि कमाई के एक भाग को अगले मौसम की पूंजी व्यवस्था के लिए बचा रहा। अच्छा देखो, अब जो अब कहता है कि अब कमाई का देखो, जो कमाई 2200 बेचने को जो भी उसकी कमाई हुई हो उसको क्या करता है, अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए वो बचा के रखता है। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। इस तरह से अपने खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचत से कर लेता है। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने और दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ आपको पता चल गई बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब गैर कृषि क्रियाओं के बारे में बात कर लेते हैं। गैर कृषि क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। बहुत सारी हैं गैर कृषि क्रियाओं की हम बात करें। चलिए देखिए, गैर कृषि क्रियाओं के अंदर आप कहते हैं डेयरी लिखा है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया डेयरी हो सकती है, ठीक है। पहले बताया तो परिवहन भी एक इसमें है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, डेयरी होगी, आपका परिवहन हो गया। दुकानदार भी लिख सकते हैं, दुकानदारी करते हैं, जरिया है, धंधा ही चल रहा है ना भाई, इनका रोजगार ही है। एक क्या लिख सकते हैं आप इसमें, जो लघु निर्माण करते हैं, विनिर्माण की बात, फैक्ट्री लगा लिया आपने, है ना, विनिर्माण में होगी। इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। पालमपुर में कई परिवार क्या करते हैं, डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, उसको डेयरी करते हैं। लोग अपनी भैंसों को कई तरह से घास, बरसात के मौसम में अपने उगने वाली ज्वार और बाजरा, जैसे चरी जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द लिखा है चरी, चरी खिलाते हैं। दूध को निकट बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर में 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतल केंद्र खोला है, जहाँ से दूध दूर दराज क्षेत्रों में या कस्बों में भेजा जाता है। मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो फिर वहाँ से उसको अपने फैक्ट्री या प्लांट में ले जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो फिर आगे करते हैं। चर्चा है, पहला किसान ये, दूसरा क्या है, तीसरा किसान ये चर्चा का विषय बन चुका है इधर, ठीक है। दूसरा कहता है कि एक लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण कर सकते हैं। वो क्या उदाहरण हो सकता है, देखते हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों में, कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने के विनिर्माण के विपरीत पालमपुर विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है, जैसे छोटे पैमाने पर ही करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं कि पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है, अन्यथा वो अपने आप ही कार्य करते हैं। 2 गांव की कहानी दे रखी है, लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपको मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पालमपुर में दुकानदारी, ठीक है, दुकानदारी में बात करते हैं। अरे पालमपुर में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। ये सिंपल सी दुकानदारी है, ठीक है। बड़ी लेवल पे काम नहीं, बस गांव कस्बों से सामान लाए अपनी दुकान में, छोटी सी अपने गाँव छोटी दुकान खोल के बैठ गए, वहीं उन चीज़ों को वो बेच रहे हैं। आप देखेंगे छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं
अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीज़ें बेचते हैं, क्योंकि आने जाने वाले जो लोग हैं, राहगीर हैं, उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है ना। परिवहन इसमें एक और उदाहरण है, गैर कृषि कार्य में तेजी से विकसित होता हुआ एक क्षेत्रक है, ठीक है। इसको ये जो क्षेत्रक लिखा है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो क्षेत्रक की बात करते हैं तो क्षेत्रक क्या है, 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं, ठीक है ना। एक प्राइमरी होता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो जो परिवहन जो टॉप है वो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्विस दे रहा है सिर्फ। प्राथमिक के अंदर कच्चा माल आता है और द्वितीय के अंदर विनिर्माण कह सकते हो, किसी चीज का मैन्युफैक्चर उत्पादन हो सकता है ना, ठीक है। और तीसरे में आप सेवा दे रहे हैं। तीसरा क्षेत्र क्या है आपका, सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कहता है कि पालमपुर और रायगंज के बीच की सड़क कई प्रकार के वाहन चलते हैं, रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग भी हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को, देखो इंसानों को भी ले जा रहा है और वस्तुओं को भी ले जा रहा है। आप देखते हैं, आप किसी माल ढुलाई करते हैं तो वो जो इंसान को ले जाने के लिए गाड़ियां हैं, लेकिन किसी यदि कोई मकान शिफ्ट करता है तो उसके लिए बड़ी मेटाडोर ली जाती है ना, तो उनके जो सामान को शिफ्ट करने के लिए भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। गाय भैंस भी खरीदते तो उसके लिए भी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई किसान अभी भैंस खरीदने जाता कहीं से तो वो किसके अपने या तो पैदल लेके आएगा, पहले ज़माने में तो पैदल लाते थे दूर से भाई, लेकिन अब क्या है, अब चीज़ें बदल गई हैं तो परिवहन तेज हो गया। भैंसों को अब ट्रैक्टर में लेके आते हैं, पहले वस्तु जो अपनी व्यापार करने जाते लोग बैलगाड़ी में लेके जाते थे, ये भी परिवहन का एक साधन था, लेकिन अब मोटर गाड़ी हो गई है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें परिवहन के साधन है और इसने बहुत तेज़ी से विकसित किया भारत देश में भी, ठीक है। कहता है एक जगह दूसरी जगह पहुंचते हैं, इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आजकल देखना ओला, उबर ये सब बहुत चल चुके हैं, लोगों को पहले इतना नहीं था, पहले तांगे रिक्शे वाले चलते, तब तो टैक्सियाँ भी चल गई हैं बहुत ज़्यादा। तो सारांश निकल चुका है, बहुत ज़्यादा चैप्टर शायद आपका मोस्टली ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपकी आ चुकी हैं ये सारी अभ्यास कार्य, तो अभ्यास कार्य अगली वीडियो में करेंगे। और जहाँ तक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, यदि चैप्टर नहीं समझ में आया आप एक बार कमेंट कर दिए किस टॉपिक पे आपको डाउट हो रहा है, तो मैं उस पर्सनल टॉपिक के ऊपर आपकी अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स का ही रीडिंग स्टार्ट की अभी हमने, उसके बाद हम अपना मेन एक आपके सीरीज लेके आएंगे पूरी, जो चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उन चैप्टरों के लिए हम जो मुख्य जो आपके विषय हैं, टॉपिक हैं, उन टॉपिक के हम मुख्य जो आपकी जो बिंदु हैं उन पे हम आपको एक इजीली एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अपने पेपरों की तैयारी इजीली कर सकें, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। इससे और अगली वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।